अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राव जहांज़ेब अपने यूट्यूब चैनल फिजिसिस्ट जहांज़ेब के साथ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अपना बीएससी का पोर्शन स्टार्ट करने लगे हैं। तो जो पहला सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे वो मैकेनिक्स का है और उसका पहला चैप्टर जो है वो वेक्टर ऑपरेशंस का है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हम अपनी बात स्टार्ट करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस से कि डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो क्या चीज़ होते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस, यहाँ पे मैं एक बात आपको बता दूं कि हम बीएससी में वो चीज़ें पढ़ेंगे जो एफएससी के कोर्स से थोड़ी एडवांस्ड है। ठीक है, क्योंकि एफएससी में हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, सारे लेक्चर्स आपके पास मौजूद है। तो बीएससी के कोर्स में जो चीज़ें एडवांस हैं और जो चीज़ें एफएससी से डिफरेंट है, ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं डायरेक्शन कोसाइंस की। डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो किससे निकला है जी? कॉज से निकला है। अब ये कॉज कौन से एंगल का लेना है वो देखना है। देखें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कोई भी एक वेक्टर जो कि आपके सामने पोजीशन वेक्टर बना हुआ है आर, ये आर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो जो एंगल बना रहा है इनका कॉज ले लें तो उनको हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, यानी फर्ज कर लें हम लेना चाह रहे हैं जी आर का एक्स एक्सिस के साथ है। तो एक्स एक्सिस के साथ आर जो है वो क्या एंगल बना रहा है? एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल बना रहा है वो क्या बना रहा है? अल्फा। तो कॉज अल्फा जो है वो एक डायरेक्शन कोसाइन हो गया आपका। ठीक है, दूसरा कौन सा हो गया जी? कॉज बीटा। और तीसरा कौन सा हो गया जी? कॉज गैमा। ठीक है, और इन तीनों को हमने नाम दे दिया है बस अपनी मर्जी से। ठीक है, कॉज अल्फा को हमने नाम दे दिया एल, कॉज बीटा को एम और कॉज गैमा को एन का नाम दे दिया। तो ये तीन हमारे क्या है जी? डायरेक्शन कोसाइंस है। ठीक है, अब डायरेक्शन कोसाइंस को हम लिख कैसे सकते हैं? इसी डायग्राम से एक चीज़ डिस्कस करनी है हमने, ज़रा गौर से देखें कि अगर हम वैल्यू निकालना चाहते हो यहाँ पे एक्स की डायरेक्शन कोसाइन की फॉर्म में, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे जी? एक्स वाई जेड जो है वो तीन इसके क्या है जी? वो पॉइंट्स हैं वो जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे इसके प्रोजेक्शन जो है वो बना रहे हैं। तो क्या होगा अगर हम इन तीनों से बनने वाली ट्राइंगल्स को डिस्कस करें तो उसमें क्या होगा? आपका जो कॉज एल्फा है वो किसके बराबर होगा जी? एक्स ओवर आर के। ठीक है, एक्स ओवर आर कॉज अल्फा। ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, ये हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, और ये उसकी बेस है जिस पे उसका प्रोजेक्शन गिर रहा है। तो यहाँ से एक्स किसके बराबर आ जाएगा? आर कॉज अल्फा। इसी तरीके से वाई किसके बराबर आ जाएगा? आर कॉज बीटा। और जेड किसके बराबर आ जाएगा जी? आर कॉज गैमा। इन इक्वेशंस को भी आपने अच्छे से याद रखना है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अगर इन एक्स वाई जेड को हम क्या करें, इनके स्केयर को जो है ना आपस में प्लस कर दें तो जवाब क्या आता है? तो देखें ज़रा, अगर हम ऐसा कर दें एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर कर दें तो क्या होगा? आर स्केयर तो तीनों में से कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा जी? अंदर बचेगा कॉस स्केयर अल्फा प्लस कॉस स्केयर बीटा प्लस कॉस स्केयर गैमा। अब ये कॉस स्केयर अल्फा प्लस कॉस स्केयर बीटा प्लस कॉस स्केयर गैमा जो है ये किसके बराबर होता है जी? ये बराबर होता है किसके जी? 1 के। ठीक हो गया। तो और ये 1 के बराबर कैसे आया? क्योंकि एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर जो है वो बराबर होगा आर स्केयर के, क्योंकि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, ये होता है आपका आर वेक्टर। तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर किसके बराबर होगा? आर स्केयर के। तो यहाँ से ये आर स्केयर और ये पूरी टर्म क्या है? एज इट इज़ है। आर स्केयर से आर स्केयर कैंसिल हुआ तो हमारे पास क्या बच गया जी? कॉस स्केयर अल्फा प्लस कॉस स्केयर बीटा प्लस कॉस स्केयर गैमा इज इक्वल टू 1। यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर इज इक्वल टू 1। ये एक इक्वेशन आ गई आपके पास। ठीक है, अगर आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हो, जिससे हमने अभी ये इक्वेशन भी निकाली है, मैंने क्या कहा जी? पहले तो मैं इन दोनों को अलग कर देता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हों, एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करें
आर कॉज अल्फा आई प्लस आर कॉज बीटा जे प्लस आर कॉज गैमा के। अगर इस तरीके से हों तो आपके पास जो आर आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, आर का यूनिट वेक्टर कॉज अल्फा आई प्लस कॉज बीटा जे प्लस कॉज गैमा के। ठीक है, यहाँ से हम जो निकालना चाहते हैं, जिस तरीके के सवालात आते हैं तो सवालात के हवाले से हम डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो पहला डायरेक्शन कोसाइन है एल के बराबर है, एल इज इक्वल टू क्या होगा जी, कॉज अल्फ़ा, और ये कॉज अल्फ़ा किसके बराबर होता है, एक्स ओवर आर के, यानी एक्स ओवर आर किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो इस फार्मूले से आप किसी भी चीज़ का डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। अगर कोई वेक्टर गिवन हो, आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के गिवन हो, तो आप क्या करेंगे, आप एक्स का क्या करेंगे जी, आप एक्स ऊपर लिखेंगे और डिवाइड बाय नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, यानी आर का क्या ले लेंगे आप, मैग्नीट्यूड ले लेंगे और एक्स ऊपर लिख देंगे। तो ये आ जाएगा आपका पहला डायरेक्शन कोसाइन। दूसरा डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो कॉज बीटा जो कि बराबर होगा किसके जी, वाई ओवर आर के, और ये किसके बराबर होगा, वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। इसी तरीके से नेक्स्ट जो होगा एन, वो बराबर होगा कॉस गैमा के जो कि बराबर होगा जेड ओवर आर के, और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, जेड ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये है जी आपके डायरेक्शन कोसाइंस। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की। ठीक है, आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स तो पढ़े थे, अब स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स हम पढ़ेंगे और इनको कैसे कन्वर्ट करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, ये भी हम देखेंगे। तो ये आपके सामने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की शक्ल में एक डायग्राम शो की गई है। ठीक है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स तो आपने पढ़े हैं और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं जी, वो होते हैं रो, थीटा और फाई। अब थीटा और फाई दो एंगल्स हैं और रो कोई ना कोई वेक्टर है। ये आपको सामने क्या नज़र आ रहा है जी, रो एक वेक्टर। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, रो थीटा फाई। ठीक है, अब रो ये वेक्टर है, इसकी लंबाई है तो ये जो रो है, अब ये कितनी तरह के एंगल्स बना रहा है, इसको आपने गौर से देखना है। एक तो ये क्या कर रहा है जी, रो एंगल बना रहा है फाई, दूसरा कौन सा बना रहा है जी, थीटा। ठीक है, और ये थीटा और फाई आपस में क्या होंगे जी, ये आपस में ऑर्थोगोनल होंगे। तो पहले बात कर लेते हैं थीटा की। थीटा जो है उसको कहा जाता है जेनिथ एंगल। ठीक है, इसका नाम जो है वो जेनिथ एंगल, यानी अगर आपको जेनिथ एंगल निकालने का कह दिया जाए तो थीटा निकालना है आप। ठीक है, इसी को आप पोलर एंगल भी कहते हैं। ठीक है, पोलर एंगल या जेनिथ एंगल। नेक्स्ट जो है वो है जी फाई। फाई को कहते हैं एजीम्यूथल एंगल। ठीक है, ये एजीम्यूथल एंगल जो है वो ऑर्थोगोनल टू जेनिथ एंगल होता है, एजीम्यूथल एंगल, एजीम्यूथल एंगल। ठीक है, यानी एजीम्यूथल एंगल निकालने का कहा जाए तो फाई निकालना है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं किस में जी, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखें जी, एक इक्वेशन में करके बता दूंगा, बाकी को हम सिंपली लिख लेंगे। अगर आप इसी ये जो डायग्राम बनी गई है इसमें अगर आप फार्मूला लगाएं, ठीक है, ये जो ओ क्यू है आपका वेक्टर, ठीक है, जैसे ये ओ पी है उसी तरीके से ओ क्यू है। ठीक हो गया। अगर आप ओ क्यू को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें, ठीक है, तो कैसे होंगे ज़रा देखें, तवज्जो करनी है। एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स में हमने इसको रिजॉल्व करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम फार्मूला लगाएं एक्स ओवर रो, ठीक है जी। अब x क्या है, x वो वेक्टर है जो अलोंग दी x एक्सिस है, यानी x कंपोनेंट है। x कंपोनेंट किसका, ओ क्यू का।
ओ क्यू का एक्स कंपोनेंट डिवाइडेड बाय जो वेक्टर था रो, ठीक है, ये ओ पी और ओ क्यू ये सेम है, बराबर है, तो ये रो वेक्टर ही है। तो यानी हमने क्या किया, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज किया, तो एक तरफ ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज बन रहा है, एक तरफ ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज बन रहा है। क्यों? क्योंकि अगर थीटा के लिहाज से देखा जाए, थीटा के लिहाज से देखा जाए तो ये जो एक्स है ये परपेंडिकुलर है। देखें ओ क्यू के साथ क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। और अगर आप देखें ओ पी के लिहाज से यानी फाई के लिहाज से देखें तो फिर ये क्या है, बेस बन रही है। तो हम दोनों के लिहाज से लिखेंगे और हम क्या लिखेंगे जी, कॉस थीटा और साइन फाई, दोनों के लिहाज से। फाई के लिहाज से देखें तो ये परपेंडिकुलर बन रहा है, और किसके लिहाज से, थीटा के लिहाज से देखें तो ये बन रहा है जी बेस। तो यहाँ से आपका जो x है वो बराबर आ जाएगा रो कॉस थीटा साइन फाई, एक इक्वेशन। इसी तरीके से जो आपका y होगा, ठीक है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए लिख रहा हूँ, वो हो जाएगा रो साइन थीटा साइन फाई। अब सवाल बड़े सिंपल से आते हैं, वो सिंपली x की वैल्यू पूछ लेते हैं कि x किस में कन्वर्ट होगा, तो आप रो कॉस थीटा साइन फाइव y का पूछ लेते हैं, बाजू का z का पूछ लेते हैं। तो वो इस तरह सिंपल सवाल ही पूछते हैं, इतना डीप जाके नहीं पूछते। तो z इज इक्वल टू रो कॉज ऑफ फाइव। तो ये हमने क्या किया जी, इनको कन्वर्ट कर लिया। तो ये चीज़ें आपने अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। ये रिलेशन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के दरमियान। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो देखें जी, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, इसकी चंद एक प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अभी तक आपने देखे दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट पढ़ा है, ठीक है, जो डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट था, ठीक है। अब आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ना है, जो कि किस तरह लिखा जाता है, ए डॉट बी क्रॉस सी। और इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं आप, सिंपली मैट्रिक्स के तरीके से, डिटर्मिनेंट के तरीके से, ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, सी एक्स सी वाई सी जेड। आप सिंपली इनको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से याद रखना है। और इसकी एक आइडेंटिटी है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ए डॉट बी क्रॉस सी जो है, ये हमेशा हमें क्या देगा, ये एक स्केलर क्वांटिटी देगा रिजल्ट में, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना। तो इसके नतीजे में जो क्वांटिटी आएगी वो हमेशा क्या होगी जी, स्केलर क्वांटिटी। ये तो होगी जी स्केलर क्वांटिटी। एक आइडेंटिटी बता देता हूँ, अगर साइक्लिक ऑर्डर में चलें, अगर ऑर्डर साइक्लिक हो यानी ए बी सी हो, ठीक है, ए के बाद बी, बी के साथ बी के बाद सी, और ये साइकिल कुछ इस तरीके से बनता है, ज़रा देखें, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। यानी ए के बाद आए तो बी आए, और बी के बाद आए तो सी आए, और सी के बाद आए तो ए आए। अगर साइक्लिक ऑर्डर में चलें तो ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर होगा बी डॉट सी क्रॉस ए। अब देखें साइक्लिक ऑर्डर में, और ये बराबर होगा सी डॉट ए क्रॉस बी। अगर आप तवज्जो करें तो ये सारा साइक्लिक ऑर्डर में। तो साइक्लिक ऑर्डर में हो तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये चीज़ आपने अच्छे से याद रख लेनी है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की। तो ये जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये तीन वेक्टर्स का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेंगे हम, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है। ये तीन वेक्टर्स का जो है ना प्रोडक्ट है, और ये हमेशा हमें क्या देगा, इसके नतीजे में जो क्वांटिटी आएगी, जो रिजल्टेंट आएगा, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, इसलिए इसको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। और
ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है उसको आप डॉट प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो देख लें। अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी हो तो उसको डॉट प्रोडक्ट की शक्ल में हम कैसे लिख सकते हैं, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। तो ये इसके बराबर होता है, ये हमारा जो है वो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये आपने अच्छे से याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं जी लाइन इंटीग्रल की, जो कि बीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, लाइन इंटीग्रल। बेसिकली इंटीग्रेशन का काम क्या होता है, इंटीग्रेशन का जो फंक्शन होता है ना वो चीज़ों को सम अप करना होता है। इंटीग्रेशन का जो काम होता है बेसिकली वो चीज़ों को सम अप करना होता है, चीज़ों को आपस में ऐड करना होता है। इंटीग्रेशन बेसिकली हम कब लेते हैं, जब एक छोटी सी क्वांटिटी, छोटे से पॉइंट के लिए हमने कोई क्वांटिटी कैलकुलेट की हो और उस पूरे पाथ के लिए वही क्वांटिटी हम कैलकुलेट करना चाह रहे हो, तो तमाम पोर्शन के लिए उस क्वांटिटी को अगर हमने सम अप करना हो तो उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अगर ये वन डायमेंशन में हो, अगर हमने एक ही डायरेक्शन में कोई चीज़ मालूम करनी हो, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, लाइन इंटीग्रल अप्लाई करते हैं। और लाइन इंटीग्रल जो है उसका जो की है उसकी वो है डिस्टेंस, उसकी जो की है ना वो डिस्टेंस है। यानी लाइन इंटीग्रल में आपको डिस्टेंस नज़र आएगा, डिस्टेंस की पावर हमेशा 1 नज़र आएगी। तो अगर ये एक पाथ हो, ठीक है, इस पाथ पे जो है वो वर्क डन हो रहा हो ए से लेके बी तक, ठीक है। अब डिफरेंट पॉइंट्स पे आप देख रहे हैं फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रही है। अगर डिफरेंट पॉइंट्स पे फोर्स की मैग्नीट्यूड जो है वो बदल रही है तो हम सिंपली तमाम फोर्सेस को प्लस करके तो नहीं निकाल सकते ना इस पूरे पोर्शन का वर्क डन, यानी ए से लेके बी तक का वर्क डन। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्मॉल पोर्शंस में डिवाइड करना पड़ेगा। स्मॉल पोर्शन में डिवाइड करके एक छोटे पोर्शन का वर्क डन निकालेंगे और फिर उन तमाम पोर्शन जो छोटे छोटे पोर्शन होंगे उनके ऊपर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, तो वो सम की शक्ल में हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो हमें वर्क डन दे देगा या कोई भी क्वांटिटी दे देगा। हमने क्या करना है, इसको लाइन इंटीग्रल अप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या होगा जी वर्क डन क्या होता है आपके पास, वर्क डन होता है एफ डॉट डी आर वो स्मॉल पोर्शन है और ये फोर्स कौन सी है, उस स्मॉल पोर्शन पे लगने वाली फोर्स, सिर्फ स्मॉल पोर्शन पे। अगर हम चाहते हैं कि पूरा वर्क डन निकालें तो इसके ऊपर लाइन इंटीग्रल अप्लाई करेंगे। इंटीग्रल कहाँ से जी, ए से लेके बी तक। अब ए से लेके बी तक इस एफ डॉट डी आर को हमने प्लस कर दिया छोटे छोटे पोर्शंस के लिए, इसको हम कहते हैं जी लाइन इंटीग्रल। ये जो इंटीग्रल हमने लगाया ना ये लाइन इंटीग्रल है। और लाइन इंटीग्रल इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये इंटीग्रल डिस्टेंस के ऊपर है, डी आर डिस्टेंस की पावर 1 है, तो इसको हम कहेंगे लाइन इंटीग्रल। अब नेक्स्ट बात करते हैं जी सरफेस इंटीग्रल की। सरफेस इंटीग्रल, तो देखते हैं सरफेस इंटीग्रल क्या होता है। सरफेस इंटीग्रल वो होता है अगर आपने 2 डायमेंशन में देखना हो, मैं यहाँ पे ये मेंशन कर देता हूँ कि ये 1 डायमेंशन में, 1 डायमेंशन। अगर आपने कोई क्वांटिटी निकालनी हो जिसका ताल्लुक 2 डायमेंशन से हो, यानी एरिया से ताल्लुक हो उसका, तो उसके लिए हम क्या जो है ना इस्तेमाल करेंगे, सरफेस इंटीग्रल। यानी ये क्वांटिटी है वो आपने 2 डायमेंशन में निकाली, ठीक है, एक स्मॉल पोर्शन का एरिया था उसके ऊपर वो क्वांटिटी निकाली, फिर आपने पूरी सरफेस को जो छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड किया था उन तमाम के लिए अगर वही क्वांटिटी आप निकालना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर सरफेस इंटीग्रल अप्लाई कर देते हैं, उसको हम कहते हैं जी सरफेस इंटीग्रल। यानी आप क्या कहेंगे कि अगर फ़र्ज़ कर लें ये कोई सरफेस है, इस सरफेस का कोई पोर्शन है ये छोटा सा, अब ये सरफेस यूनिफॉर्म तो नहीं है ना, तो
हम क्या करेंगे, कोई भी क्वांटिटी निकालनी है तो हम पहले सिंपल इस छोटे से पोर्शन के लिए वो क्वांटिटी निकालेंगे। ठीक है, इसका एरिया जो है वो ऊपर की तरफ होगा। एरिया क्यों मैं बना रहा हूँ, क्योंकि ये 2 डायमेंशन में आ गया, अब लेंथ नहीं रही, डिस्टेंस नहीं रहा, अब 2 डायमेंशन में एरिया बन गया। इसका एरिया जो है वो डी ए होगा। फिर हम क्या करेंगे, तमाम छोटे छोटे पोर्शन का मिला के अगर हम निकालना चाहते हैं, सम अप करते हैं, तो हमें एक ही क्वांटिटी लिखनी पड़ेगी जिसको हम कहते हैं सरफेस इंटीग्रल। और सरफेस इंटीग्रल को आप कैसे लिखेंगे जी, ठीक है, एफ के ऊपर, यहाँ पे वेक्टर है एफ, यहाँ भी वेक्टर क्या था, एफ था, तो वेक्टर एफ के ऊपर लाइन इंटीग्रल अप्लाई करने का मतलब यह है कि एफ डॉट डी आर ए से लेके बी तक। और एफ के ऊपर सरफेस इंटीग्रल अप्लाई करने का मतलब क्या है कि एफ के ऊपर आप क्या करें, ये इंटीग्रल लगा दें। ठीक है, और इंटीग्रल जो है वो आपने किसके ऊपर लगाया जी, एफ के ऊपर। ठीक है, और डॉट किसके साथ जी, डॉट प्रोडक्ट ले लें डी ए। डी ए स्मॉल पोर्शन का एरिया था, और आपने क्या किया, इस पूरी सरफेस के लिए जब आप ये एफ कैलकुलेट करना चाह रहे थे तो आपने इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी, और ये कौन सी है जी, सरफेस इंटीग्रल, क्योंकि डी ए आ गया है और अब ये बात चली गई है 2 डायमेंशन में, तो इसको कहते हैं सरफेस इंटीग्रल। ये है आपकी सरफेस इंटीग्रल, और ये जी मैं आपको बता देता हूँ कि ये 2 डायमेंशन में। अब अगर आपने इसी तरह बात करनी हो जी वॉल्यूम इंटीग्रल की, तो वॉल्यूम इंटीग्रल जो है वो 3 डायमेंशन में चला जाएगा। ठीक है, और 3 डायमेंशन में कैसे जाएगा जी, वो देख लें। इसी तरीके से हम उसका भी फार्मूला लिख सकते हैं जी वॉल्यूम इंटीग्रल का। तो वॉल्यूम इंटीग्रल को आप कर लें, एफ कोई भी वेक्टर है, डी वी, ठीक है जी, स्मॉल पोर्शन का, और आपने क्या कर दिया जी वी, इसके नीचे एस लिख लें। ठीक है, और जो स्टार्स में आपने क्या लिखा था वो तो ए से बी लिखा था, कोई इशू नहीं है। तो ये आपका वॉल्यूम इंटीग्रल है। ये किस पे अप्लाई हो रहा है, वॉल्यूम पे अप्लाई हो रहा है, यानी 3 डायमेंशन में अप्लाई हो रहा है, तो ये आपका वॉल्यूम इंटीग्रल है। ठीक है जी, और ये क्या है जी, आप इसका बता देंगे कि ये 3 डायमेंशन में है। अब हम बात करते हैं ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन की, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन। ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन, कोई भी स्केलर फंक्शन है, स्केलर फील्ड है, स्केलर क्वांटिटी है, उसका ग्रेडियंट लेने से क्या मुराद है। ठीक है, उसमें ग्रेडियंट लेने से मुराद है कि उस क्वांटिटी में, जो भी फंक्शन है, उस फंक्शन में मैक्सिमम इंक्रीज किस डायरेक्शन में आ रहा है पोजीशन के लिहाज से। तो ग्रेडियंट हमें क्या बताता है, मैक्सिमम इंक्रीज इन स्केलर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। ये हमें बताता है, कौन बताता है जी, ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट जो है वो ऑपरेटर किससे शो होता है जी, इस तरह डेल से उसको शो किया जाता है, और ये हमेशा किसका लिया जाता है, एक स्केलर फंक्शन का। और जब आप ग्रेडियंट ले लेते हैं किसी स्केलर फंक्शन का, तो वो क्या बन जाती है क्वांटिटी, वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। तो ये एमसीक्यू के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपने याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि ग्रेडियंट का जो है वो कंसेप्ट क्या है। देखें, ये एक सरफेस है, ये दूसरी सरफेस है। अब सरफेस नीचे वाली से ऊपर वाली पे जाने के कई एक रास्ते हैं, इस तरह चले जाएं, इस तरह चले जाएं, इस तरह चले जाएं। अब आप बताएं कि आप जल्दी जल्दी किस सूरत में पहुंच सकते हैं एक सरफेस से दूसरी सरफेस में। अगर ये 3 पाथ हों तो पाथ 1 से पहुंच सकते हैं ना। तो पाथ 1 का हमें कैसे पता चलेगा कि जी इस डायरेक्शन में जाएं तो इस सरफेस से दूसरी सरफेस में पहुंचेंगे, यानी मैक्सिमम इंक्रीज किस सूरत में होगा हमारा, मैक्सिमम हम किस डायरेक्शन में जो है वो मैक्सिमम फासला तय करेंगे कम से कम टाइम में। तो हमारा जो स्केलर फंक्शन है, अगर वेलोसिटी है या डिस्टेंस है, वो मैक्सिमम इंक्रीज किस सूरत में होगा,
ये हमें कौन बताएगा? ये ग्रेडियंट बताएगा। और ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर कोई जो है स्केलर फंक्शन फाई है, अगर कोई स्केलर फंक्शन जो है वो फाई है, ये डेल है, कोई ग्रेडियंट जो है वो स्केलर फंक्शन फाई है, इस पर कैसे अप्लाई होगा? पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जेड के ब्रैकेट और बाहर फाई। यानी एक्स वाई और जेड के लिहाज से बारी बारी आपने इस स्केलर फंक्शन का क्या ले लेना है? डेरिवेटिव ले लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव। तो ये आपका कहलाएगा ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन। अब बात कर ली जाए इसकी अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस की, कि कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल होता है। फिजिकल सिग्निफिकेंस, तो इसकी जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो क्या है जी? ये टेम्परेचर में इंक्रीज भी बताता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर भी बताता है, इंक्रीज इन प्रेशर भी बताता है ये, ठीक है। टेम्परेचर ग्रेडियंट भी ले सकते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में भी एक जो है वो इंक्रीज बताता है। इसी तरीके से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का भी इंक्रीज बता सकता है ये, कि किस डायरेक्शन में मैक्सिमम इंक्रीज होगा। तो ये तो है हमारा क्या जी? ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी जी? डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फंक्शन की। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन। तो एक वेक्टर फंक्शन का हम डाइवर्जेंस कैसे ले सकते हैं? देखिए, डाइवर्जेंस हमेशा लिया जाएगा एक वेक्टर फंक्शन का, ठीक है। तो डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फंक्शन हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि किसी भी फंक्शन का जो फ्लक्स है वो कितना जो है वो आउटवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है। एक गिवन पॉइंट से अगर फ्लक्स निकल रहा हो किसी भी वेक्टर फील्ड का, तो वो उस पॉइंट से कितना जो है आउटवर्ड जा रहा है। तो आउटवर्ड फ्लक्स, ठीक, ऑफ अ वेक्टर फील्ड फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, ये हमें बताता है आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ वेक्टर फील्ड। वो हमें क्या बताता था? ग्रेडियंट, कि स्केलर फंक्शन जो है वो मैक्सिमम किस तरफ इंक्रीज करेगा, और ये हमें बताता है कि आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ अ वेक्टर फील्ड जो है वो कितना होगा। तो चलें, ये 2 दफ़ा लिखा गया वेक्टर। तो आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ अ वेक्टर फील्ड बेसिकली ये हमें बताता है, ठीक है। और अगर इसके फार्मूले की बात की जाए, बाय डेफिनेशन फार्मूले की बात की जाए, तो वो जो है वो होता है, देखें इसको शो किया जाता है, ऑपरेटर इस पे डेल वाला ऑपरेटर ही लगता है, लेकिन जिस वेक्टर का हम डाइवर्जेंस ले रहे होते हैं उसका हमने बेसिकली डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना होता है। अगर ए की डाइवर्जेंस ले रहे हैं तो डेल डॉट ए लेना पड़ेगा, जो कि बराबर होगा किसके जी? लिमिट लगा दें, वॉल्यूम अप्रोचेस टू जीरो, ये इन्फिनिटेसिमल वॉल्यूम होगा, बहुत स्मॉल वॉल्यूम से जो आउटवर्ड फ्लक्स निकल रहा होता है बेसिकली, ये वो बताता है। ऐसा वॉल्यूम जो अप्रोचेस टू जीरो हो, उसमें से टोटल फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं जी? बाय डेफिनेशन बता रहा हूं, इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंस। अब टोटल फ्लक्स निकालना है तो टोटल की जब बात कर देंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा जी? इंटीग्रेशन आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन सम अप करता है तमाम क्वांटिटीज़ को। तो हमारा जो फाइनल आंसर क्या होगा? डेल डॉट ए इज इक्वल टू, लिमिट लगाएं, लिमिट डेल्टा वी यानी वॉल्यूम बराबर हो किसके जी? 0 के, और इंटीग्रेशन ए डॉट डी ए, ठीक है, इंटीग्रेशन ए डॉट डी ए डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। अब अगर आप तवज्जो करें, ये ए डॉट डी ए क्या है?
ये है आपका फ्लक्स। और फ्लक्स आपको कैसे पता चला ये फ्लक्स है? हाँ जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? फाई। फाई बराबर होता है ई डॉट ए। तो यहाँ पे जो वेक्टर है वो क्या है? ई है, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हो। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल रहे हो तो फिर क्या है? बी डॉट ए। तो ये वाला ए जो है यानी कि ये वेक्टर बी है, मैग्नेटिक फील्ड है, और डॉट डी ए उसका एरिया है। तो यानी ये फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको आप कहते हैं डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। और डाइवर्जेंस को आप कैलकुलेशन में कैसे लाते हैं, कैलकुलेशन में इसको कैसे परफॉर्म करते हैं, वो आप करते हैं जी डेल डॉट ए, ठीक है। ये बराबर होगा पार्शल ए एक्स ओवर पार्शल एक्स प्लस पार्शल ए वाई ओवर पार्शल वाई प्लस पार्शल ए जेड ओवर पार्शल जेड। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं कि कब ये पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। ठीक है, ठीक है। तो अगर एक सरफेस है, उसमें से फ्लक्स जो है वो दाखिल हो रहा है, निकल रहा है, फर्ज कर लिया जी ये सरफेस है। चलिए इसको मैं आगे बना लेता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। तो देखें, फ़र्ज कर लें ये सरफेस है, इसके अंदर फ्लक्स जो है वो ऐसे दाखिल हो रहा है और इस पॉइंट से निकल रहा है। ठीक है, अगर ऐसा हो कि इंटर होने वाला फ्लक्स और बाहर जाने वाला फ्लक्स बराबर हो, फाई एंटरिंग और फाई आउटवर्ड, ये दोनों अगर बराबर हों तो जो आपका नेट फ्लक्स होगा वो बराबर होगा ज़ीरो के। अगर क्या हो कि आउटवर्ड फ्लक्स फाई आउटवर्ड ग्रेटर देन फाई एंटरिंग हो, तो इसको कहेंगे, ठीक है, नेट फ्लक्स तो आपका क्या होगा जी? ज़ीरो होगा इस सूरत में। तो जो नीचे वाली कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ उस सूरत में फ्लक्स क्या होगा आपका? पॉजिटिव होगा। और अगर ऐसा हो कि जो आपका फ्लक्स है इंटर होने वाला वो ज़्यादा हो उस फ्लक्स से जो आउटवर्ड जा रहा है, तो उस सूरत में आपका फ्लक्स क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब बात कर लेते हैं कि डाइवर्जेंस क्या होगी। ठीक है, डाइवर्जेंस की बात कर लेते हैं। डाइवर्जेंस कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव होगी? तो डाइवर्जेंस के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये वो स्मॉल पॉइंट है और इसके गिर्द इन्फिनिटेसिमल वॉल्यूम है और इससे फ्लक्स आउटवर्ड डायरेक्शन में निकल रहा है, इससे फ्लक्स आउटवर्ड डायरेक्शन में निकल रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि इसके लिए जो डाइवर्जेंस होगी वो पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव डाइवर्जेंस। ठीक है, और अगर किसी पॉइंट में जो वेक्टर फील्ड है उसका फ्लक्स एंटर कर रहा हो, तो इसके लिए क्या होगा, क्या होगी जी? डाइवर्जेंस क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो ये चीज़ें आपने अच्छे से याद रख लेनी है। और इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस मैं आपको बता चुका हूँ कि आउटवर्ड फ्लक्स के बारे में ये बताता है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसकी जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो क्या है कि ये हमें बताता है किसके बारे में? आउटवर्ड फ्लक्स किसका जी? ऑफ वेक्टर फील्ड। वो वेक्टर फील्ड कोई भी हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है, ग्रेविटेशनल फील्ड भी हो सकता है। तो चलें अब नेक्स्ट चलते हैं हम कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड पे। ठीक है, कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड चैलेंज। अब कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड से क्या मुराद है? ये भी एक ऑपरेटर है। ठीक है,
तो ये जो कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड है ये बेसिकली हमें बताता है कि किसी वेक्टर की जो लाइन इंटीग्रल हम लेते हैं तो वो जो मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया अगर ले लें तो वो हमें कर्ल देता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ ये हमें क्या बताता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया। इसको हम कर्ल ऑफ अ वेक्टर कहते हैं। और जिस वेक्टर का हमने कर्ल लेना होता है ना, उस वेक्टर का हम क्या करते हैं, डेल के साथ हम क्या करते हैं जी, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं कर्ल, कर्ल ऑफ ए। कर्ल ऑफ ए का मतलब क्या है कि डेल क्रॉस ए। और इसको हम कैसे ले सकते हैं, डिटर्मिनेंट, क्योंकि किसी भी कभी जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हम क्या करें, डिटर्मिनेंट करते हैं, आई जे के, और डेल जो है वो क्या होता है, पार्शियल बाई पार्शियल एक्स, पार्शियल बाई पार्शियल वाई, पार्शियल बाई पार्शियल जेड, ए एक्स ए वाई ए जेड। ठीक हो गया, इस तरीके से आप ले सकते हैं। और कर्ल बेसिकली ये तो हो गया ना इसका जो है कैलकुलेशन वाला फार्मूला। अगर हम इसके जो है बाय डेफिनेशन इसके फार्मूले की बात करें तो वो क्या होगा, वो होगा जी, अगर कर्ल लें हम किसी वेक्टर ए का तो वो बराबर होता है लिमिट डेल्टा ए, यानी एरिया अप्रोचेस टू ज़ीरो। वहाँ हम क्या कर रहे थे, अगर आपने गौर किया हो कि टोटल फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम ले रहे थे तो डेल्टा वी अप्रोचेस टू ज़ीरो था। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एरिया के हिसाब से ले रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल। तो डेल्टा ए अप्रोचेस टू ज़ीरो, और यहाँ आ जाएगा जी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल। ये आपकी लाइन इंटीग्रल आ गई। किस वेक्टर की लाइन इंटीग्रल जी, वेक्टर ए की। तो ए डॉट डी आर, डी आर ये शो कर रहा है कि ये लाइन इंटीग्रल है। अगर यहाँ डी ए होता तो ये सरफेस इंटीग्रल होती, अगर यहाँ डी वी होता तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल होती। और इसकी जो है वो क्या है जी, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया। तो ये बाय डेफिनेशन इसकी जो है ना फार्मूला हो गया। बेसिकली हमें क्या बताता है, कर्ल हमें बताता है कोई भी वेक्टर फील्ड कितना सर्कुलेट या कितना रोटेट करता है पर यूनिट एरिया। तो ये हमें बेसिकली क्या बता रहा होता है, सर्कुलेशन ऑफ वेक्टर फील्ड पर यूनिट एरिया। ठीक है, पर यूनिट एरिया। जैसे कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करता है, वो कर्ल हो जाता है ना, तो इसलिए उसका कर्ल आप निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है वो नहीं होता। चलें नेक्स्ट बात करते हैं कि इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस की। तो इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस वही है कि ये हमें क्या देता है, रोटेशन देता है किसी भी वेक्टर की। ठीक है, सर्कुलेशन या रोटेशन देता है। तो ये आपने बात अच्छे से याद रखनी है। अगर किसी भी वेक्टर की कर्ल ज़ीरो हो, डेल क्रॉस ए, अगर कोई वेक्टर है ए और उसका कर्ल क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए, यानी कि वो वेक्टर क्या है जी, इररोटेशनल है, यानी वो रोटेट नहीं करता, वो कर्ल नहीं करता, वो वेक्टर क्या है जी, इररोटेशनल। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इसी तरीके से अगर डाइवर्जेंस किसी वेक्टर की आ जाए, क्या आ जाए जी, किसी वेक्टर की डाइवर्जेंस अगर आ जाए ज़ीरो, तो हम कहते हैं ये जो वेक्टर है सोलेनॉइडल है। वेक्टर क्या है, सोलेनॉइडल है। तो ये चीज़ें आपने अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, तो चलें अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसमें हम देखेंगे कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, अब चूंकि नाम से जाहिर हो रहा है कि डाइवर्जेंस थ्योरम है तो इसमें डाइवर्जेंस लाजमी इस्तेमाल होगी। ये की पॉइंट है इसका।
गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बेसिकली क्या है कि देखें, जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो कभी 1 डायमेंशन में करते हैं, कभी 2 डायमेंशन में करते हैं, कभी 3 डायमेंशन में करते हैं। एक क्वांटिटी जो है उसको 1 डायमेंशन में निकालते हैं, दूसरी को 2 डायमेंशन में, किसी और को 3 डायमेंशन में। ठीक है, तो जवाब तो डिफरेंट आता है, 2 डायमेंशन में और आता है, 3 डायमेंशन में और आता है। तो आपने क्या करना होता है, अगर आप चाहते हैं कि 2 डायमेंशन में एक चीज़ जो एक वेक्टर जो आपने 1 डायमेंशन में कैलकुलेट किया हुआ है उसको आप 2 डायमेंशन में कन्वर्ट कर दें अपने जवाब को, ठीक है, सिंगल स्टेप में, और 2 डायमेंशन में कैलकुलेट किया हुआ है तो उसको आप 3 डायमेंशन में ले जाए, तो उन चीज़ों के लिए ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम इस्तेमाल होते हैं। और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ये कहता है कि अगर एक वेक्टर का आपने लिया हुआ है लाइन इंटीग्रल, डी आर लिखा हुआ है, डिस्टेंस के लिहाज से ले रहे हैं, तो आपने जो है ना क्या लिखना है, डी आर लिखना है, लेकिन यहाँ पे जो है आपका इस्तेमाल होगा सरफेस इंटीग्रल। अगर आपने लिया हुआ है सरफेस इंटीग्रल किसी वेक्टर, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल का मतलब क्या है कि आपने इसको रखा हुआ है 2 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में एक वेक्टर है ए, उसका आपने क्या लिया, डॉट डी ए करके सरफेस इंटीग्रल लिया हुआ है, और आप अपनी इस क्वांटिटी को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं 3 डायमेंशन में, यानी आप वॉल्यूम इंटीग्रल में इसको लेके जाने हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी वेक्टर का क्या करेंगे, आप पहले डाइवर्जेंस लेंगे और इसके डाइवर्जेंस का आप क्या ले लेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल ले लेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 3 डायमेंशन में। यानी पहले आपके पास अगर वेक्टर ए था उसका आपने सरफेस इंटीग्रल ले लिया, तो ये जो सरफेस इंटीग्रल है ना इस वेक्टर का, ये बराबर होता है इसके वॉल्यूम इंटीग्रल के, और किसके जी, डाइवर्जेंस ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल। तो फिर से मैं इसको बोल रहा हूँ, सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर। ये आपका गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, जो 2 डायमेंशन को 3 डायमेंशन में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, और सरफेस इंटीग्रल को किस में कन्वर्ट कर रहा है जी, सरफेस इंटीग्रल को कन्वर्ट कर रहा है किस में, वॉल्यूम इंटीग्रल में। ठीक है, तो बेसिकली क्या कर रहा है, 2D को 3D में लेके जा रहा है, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में लेके जा रहा है। अब वॉल्यूम से वापस सरफेस में आना हो तो डेल डॉट ए डॉट डी वी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ए डॉट डी ए भी लिख सकते हैं सिंपल। तो वॉल्यूम टू सरफेस और सरफेस टू वॉल्यूम हम जा सकते हैं इसके थ्रू, ठीक हो गया। तो ये आपने याद रखना है, यानी कि ये डी ए को लेके जा रहा है किस में जी, डी वी में, यानी ये डी एक्स डी वाई को लेके जा रहा है किस में, डी एक्स डी वाई डी जेड में। तो ये है आपका जी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये आपने अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आपने इसका इतना ही पोर्शन याद रखना है, यही आपके क्वेश्चन में इस तरीके से आता है कि ये किस चीज़ को किस में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट जो हमारा थ्योरम है वो है जी स्टोक्स थ्योरम। ठीक है जी, स्टोक्स थ्योरम। तो स्टोक्स थ्योरम बेसिकली क्या करता है, वो भी कन्वर्ट करता है, किसको कन्वर्ट करता है देख लें जी, ठीक है, ये कन्वर्ट करता है अब ये है बेसिकली किसके लिए जी, क्लोज सरफेस के लिए, ठीक है। तो देखें जी करेगा क्या ये, अगर आप ले रहे हो क्या जी, लाइन इंटीग्रल ले रहे हैं, क्लोज इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल के लिए ये लगा देते हैं, क्लोज पाथ के लिए जब एक क्लोज सरफेस हो उसका लाइन इंटीग्रल लेना हो तो ये क्लोज्ड पाथ वाला आप इंटीग्रल के ऊपर ये साइन बनाते हैं। अगर एक क्लोज पाथ का आप ले लें लाइन इंटीग्रल, ये है लाइन इंटीग्रल एक क्लोज पाथ का, डी आर लिखा हुआ मतलब लाइन इंटीग्रल, ठीक हो गया। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किस में जी, सरफेस इंटीग्रल में। और सरफेस इंटीग्रल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको लेना पड़ेगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दैट वेक्टर डी ए, ठीक हो गया। तो बेसिकली क्या कर रहा है ये किसको लेके जा रहा है जी, 1D को लेके जा रहा है किस में, 2D में, और 2D को 1D में भी ला सकता है। इसी तरीके से ये और क्या कर रहा है, लाइन इंटीग्रल को किस में लेके जा रहा है जी, सरफेस इंटीग्रल में, ठीक है। यानी ये लेके जा रहा है डी एक्स को
किस में जी, डी एक्स डी वाई में। ठीक है, तो इसको पढ़ के बता देता हूँ कि लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर ए ओवर अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ दैट वेक्टर इन अ क्लोज पाथ। तो ये है आपका स्टोक्स थ्योरम, और स्टोक्स थ्योरम जो है वो उसको कर्ल थ्योरम भी कहते हैं। जैसे गॉस का जो थ्योरम है उसको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहते हैं ना, तो इसी तरीके से इसको कर्ल थ्योरम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास जो यूज़ होता है वो कर्ल यूज़ होता है। ठीक हो गया जी। अब जो है अगर आप चाहें तो इसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म कर लें, अदरवाइज़ एमसीक्यूज़ के लिहाज से इसकी जो रेक्टेंगुलर फॉर्म है वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, करना चाहें तो कर लीजिएगा, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। तो ये था हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था वेक्टर ऑपरेशन का, वो। इसके हवाले से कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।